नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय वृंदावन का सबसे प्रमुख मुद्दा है बांके बिहारी मंदिर के संभावित बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के, जिसके लिए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। और वहीं दूसरी ओर गोस्वामी समाज इसका पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर गोस्वामी समाज से ही बात करने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस समय पर सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्सबाजी की जा रही है कि जो कुछ हो रहा है वो गोस्वामियों की करनी का ही परिणाम है, कि जिसकी वजह से बांकेरी मंदिर टूटने जा रहा है। साथ के साथ में आज हम बात करेंगे उन विषयों पर जिन पर कुछ समय पूर्व सांसद हेमा मालिनी ने भी कहा था कि वृंदावन में बंदरों की सफारी मतलब वृंदावन बंदर सफारी बनेगी, उससे बंदरों से मुक्ति मिलेगी। साथ के साथ उन्होंने मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रोजेक्ट की बात की थी। अब हम इन्हीं विषयों पर आज गोस्वामी से जानेंगे उनका मत क्या है। और आपने देखा होगा हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक गोस्वामी जी ने कहा था कि वृंदावन में मंदिर में दर्शन करने के लिए सांसद हेमा मालिनी आई, उनके बाल खींचे गए। तो ये कब की घटना थी और उनके साथ में ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज अनंत बिहारी गोस्वामी जी से मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, इस वक्त कॉरिडोर को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहाँ एक और सरकार कहती है कि कॉरिडोर तो बनेगा ही, आम जनमानस का मानना है कि कॉरिडोर बनने ही जा रहा है। ऐसे में गोस्वामियों का विरोध किन किन बातों को लेकर के है? क्या कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या कुछ समस्या आ रही है कॉरिडोर को लेकर के? जय बिहारी जी की सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम नहीं चाहते कि कॉरिडोर बने, क्योंकि कॉरिडोर ना बनने का कारण हमारा विकास नहीं है। केवल हम विकास नहीं चाहते, हम उसके साथ साथ जो विनाश हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। आपको यदि व्यवस्था बनानी है तो हमारा मंदिर यमुना किनारे और साथ में वृंदावन की परिक्रमा के किनारे है, और परिक्रमा के साथ जो भूमि लगती है वो सारी खादर की भूमि है, वो सरकार की भूमि है। सरकार उस तरफ से आए और अपना कॉरिडोर की जगह आप गलियारा बनाए, बेहतरीन गलियारा बनेगा और लोगों के लिए सुख सुविधा दी जा सकती है वहाँ। लेकिन उन्होंने उनका मंशा ही यही हो गई है कि हमने यहाँ कुंज गलियाँ ही तोड़नी है। तो भैया, बिना कुंज गलिए के वृंदावन नहीं है। फिर केवल एक वृंदावन, मैं आपसे ये कहूँगा कि केवल कंक्रीट का वृंदावन रह जाएगा। वृंदावन का अस्तित्व कुंज गलियों से है, जिसको ना छेड़ा जाए ना तोड़ा जाए। यदि आपको बनानी है व्यवस्था तो आप आइए, बात कीजिए। आज जितना भी यहाँ शासन प्रशासन आता है बात करने के लिए, केवल उन चुने हुए लोगों को बनाता है जो उसके पक्ष की बात करते हैं। अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? यहाँ कई लोगों को जो बात करते हैं, हम केवल अपने विषय की बात नहीं कर रहे। कॉरिडोर बनने से जिनकी आजीविका चल रही है उन लोगों का क्या होगा? अरे जिनकी दुकान है उनका क्या होगा? ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, किसी के मुंह से निवाला छेड़ना क्या अच्छी बात है? लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थायी निवासी हैं यहाँ के, अगर गोस्वामी समाज एक वर्ग को छोड़ दें तो उसके बावजूद वृंदावन के निवासी ही इसकी मांग करते हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया है इन बीच में, इन वर्षों के बीच में, कि वृंदावन, मथुरा, आसपास के तीर्थ यात्री श्रद्धालुगण खुद समर्थन करते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए? क्योंकि उनके आरोप हैं कि गोस्वामी समाज के लोग उनको दर्शन करने में कहीं ना कहीं पर व्यवधान पैदा करते हैं, वीआईपी सुविधाएं प्रदान करते हैं। भैया ऐसा है, वीआईपी सुविधा एक्चुअली क्या, हमारे पास भी शासन प्रशासन से लोग आते हैं। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो बूढ़े हों या हो, हमको यदि हम दर्शन करा रहे हैं तो ये वीआईपी नहीं है। केवल सबसे बड़ी बात कि यदि आपको व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, क्या नाम है इसका, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कीजिए। केवल आप अपना एक नियम बना लीजिए, इतने लोग हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोकल जो है वो अपना आधार कार्ड लाएं, वो अपना आधार कार्ड स्कैन कराएं और चले जाएं दर्शन करने के लिए। किसने मना किया है? लेकिन क्या है, यहाँ व्यवस्था बना, अब शासन प्रशासन व्यवस्था बनाना ही नहीं चाहता है। यदि व्यवस्था बनाना चाहता तो आपको पता नहीं है, वृंदावन की हर गली में चैन लगा दी गई है, हर कई गेट पर गेट जड़ दिए गए हैं और वो गेट बंद कर दिए जाते हैं। जब आप सारी भीड़ को एक जगह भेज देंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी, और दुर्घटना घटती हैं। आप दुर्घटना होती नहीं है, दुर्घटना कराई जाती हैं। क्या आपने अभी कुंभ के अंदर देखा था? कुंभ के अंदर क्या कोई इतने, इन्होंने प्रशासन ने, सब लोगों, शासन ने इतने लोगों को वहाँ बुला लिया, उसके बाद क्या वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, फिर भी वहाँ सैकड़ों लोग मर गए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज तक किसी का नाम नहीं आया कि मैं जिम्मेवार हूँ या मैं जिम्मेवार हूँ। कम से कम हर व्यवस्था को देखो। हम शासन और प्रशासन के साथ हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ है। हम चाहते हैं जितना भी जनमानस यहाँ दर्शन करने आता है उसको सुख सुविधा दी जाए,
और अच्छे से अच्छे दी जाए। केवल कॉरिडोर बनाने से व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले समय में पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है, 16 से लेके आज 25, आज हो गए 10 साल। 10 साल के अंदर क्या देश की पॉपुलेशन 20-25 करोड़ नहीं बढ़ी होगी? आज हमारा देश चाइना से भी ऊपर पहुंच गया है, 150 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनेगी तो कॉरिडोर बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए व्यवस्थाओं की बात करते हैं आज। जैसा कि हर वर्ग में जब भी हमने बात की है अभी तक के, अभी न्यूज़ ने जितनी भी कवरेज की है वहाँ पर एक बात तो आती है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि संभावित कॉरिडोर का काम रुक जाए। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, उन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हम आपके पास में हैं कि गोस्वामी समाज की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि अव्यवस्थाओं का कारण गोस्वामी हैं, तो व्यवस्थाओं की वजह गोस्वामी क्यों ना बने, और क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से हो सकती हैं? देखो, हम आपसे बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम व्यवस्था बनाने वालों में से हैं, व्यवस्था बिगाड़ने वालों में से नहीं है। क्यों? आज जितना आदमी दर्शन सुलभ तरीके से करेगा तो वो हमको याद करेगा, हमको सम्मान देगा। ठाकुर जी के दर्शन करने जो व्यक्ति आता है ना, तो वो केवल हमारे लिए नहीं आता, वो ठाकुर जी के लिए दर्शन करने आता है। हम चाहते हैं मंदिर की ऐसी व्यवस्थाएं बने कि लोग आएँ। आप चलिए मेरे संग तिरुपति बालाजी, मैं अभी होकर आया हूँ, उसके बाद मैं क्या नाम है, गुरुवायूर होकर आया हूँ। गुरुवायूर तो बहुत छोटा गलियारा है। उसके बाद अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वहाँ तो बहुत छोटी जगह है, उसके बावजूद वहाँ पर लाखों आदमी करते हैं दर्शन। तो हमको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है। शासन प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं, बात वही है कि व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं। आज सवाल जो है ना वो यही है कि क्या व्यवस्थाएं हों जिससे कि ये संभावित कॉरिडोर रुक जाए। देखो, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, सबसे पहले जो हमारे देश की, हमारी जो देश की वो है दिक्कत, वो है जनसंख्या। तो हमको जो अपनी देश के जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं उनको हम किस तरफ मोड़ दें? परिक्रमा मार्ग की तरफ। आज शासन ने सारे मेन गेट बना दिया है, 2 नंबर और 3 नंबर, जो एक ही गलियारा है, मुश्किल से 20 या 25 फुट का गलियारा होगा, उसी के अंदर होकर सब आदमी आते हैं। उससे बेटर ये है कि सारी भीड़ को परिक्रमा तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ बहुत जगह पड़ी है और सरकार की जगह है, पहली बात। दूसरी नंबर बात, आने से पहले सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उससे सरकार को पता रहेगा कि कितने लोग आए और किन लोगों ने दर्शन किए। उसका सरकार के पास डाटा रहेगा कि किन लोग दर्शन कर चुके हैं यहाँ। अब आज तो पता ही नहीं सरकार के पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई भी भगवान है, आप किसी मंत्री से मिलने जाएंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्या हम भगवान से मिलने के लिए यूं ही चले जाएं बिना अपॉइंटमेंट लिए? यार, कम से कम भगवान के पास आइए, अपनी अर्जी लगाइए, ठाकुर जी हम कल आना चाहते हैं, वो ठाकुर जी दर्शन देंगे आपको। बंदरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जब खबरें चलती हैं तो तमाम लोग कमेंट्स करते हैं। उनका ये कहना है कि क्या कॉरिडोर बनने से बंदरों की रोकथाम हो जाएगी? क्या कॉरिडोर के अंदर बंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी हाल ही में सांसद हेमा मालिनी ने इस बात को कहा था कि बंदर चश्मा ले आते हैं, बंदरों की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं, जब प्रश्न किया था। तो क्या कॉरिडोर बनने से बंदरों की रोकथाम हो जाएगी? देखो, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, बंदरों के कॉरिडोर बनने से कोई संबंध नहीं है। ये जीव जंतु हैं, ये कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। क्या कॉरिडोर में नहीं आएंगे? कैसी बातें करते हैं भैया। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था बनाओ। आज आप जिन बंदरों की बात करते हैं, वृंदावन में 3 चीज़ प्रसिद्ध है, 20 से ब्राह्मण, 20 से बंदर और 20 से बाबा जी। आप जब वृंदावन की बात करते हैं, इन तीनों चीज़ों को नहीं भूला जा सकता। बानर भी ठाकुर जी के सखा हैं, लेकिन आप बानरों को दे क्या रहे हैं? आपका चश्मा ले गया, आपने उसको फ्रूटी पकड़ा दी। जब उसको एक फ्रूटी जस्ट मतलब मैं उसको एक उसकी वो हैबिचुअल हो गई ये आदत, वो आप उसको कितना भी केला दीजिए, फल दीजिए, रोटी दीजिए, लेकिन वो आपको फ्रूटी पे ही देगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसको दे दे के ये आदत बिगाड़ दी है। यार, कम से कम सोचो, आप क्या बिना बंदर के आप बंदर को भगा सकते हैं? आप 2 पकड़ लेंगे, 4 पकड़ लेंगे, 6 पकड़ लेंगे, कहीं और से और आ जाएंगे बंदर। भाई, व्यवस्था बनाओ। बंदरों के लिए भी कॉरिडोर, क्या कॉरिडोर में बंदर नहीं आ सकते? चलिए, आपका एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुआ था जिसमें कि आपने कहा था कि सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा है कि जब वो मंदिर के अंदर दर्शन कर रही थी तो उनके बाल खींचे गए। ये वीडियो आपने कहाँ पर देखा? और आपने उनसे प्रमाण भी मांगा था इस बात के लिए कि वो प्रमाणित करें, अपना वीडियो बताएं किस तारीख को वो आए थे, ताकि वो वीडियो निकाल सकें। देखो, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ये मुझे मीडिया के द्वारा ही मालूम पड़ा था कि ऐसे उनके साथ हुआ है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, सांसद हैं, कोई मजाक नहीं है। वो सांसद हैं, उनके साथ पूरा एक लाव लश्कर आता है। और बहुत बड़ी बात करता हूँ, आज हेमा मालिनी जी को 2024 से लेके 2014 से लेके 2025 चल रहा है, 11 साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल में हेमा मालिनी जी कितनी बार बिहार जी दर्शन करने आई हैं, हमको ये बताएं। हेमा मालिनी जी दर्शन करने आती ही नहीं है।
2 साल में 3 साल में एक बार, अरे उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की जिम्मेवारियाँ देखें, लोगों के साथ क्या उन मुसीबतें हैं उनको देखें। वो तो अपने आकर अपने एसी घर में बैठ जाती हैं और अच्छा लोगों को क्या कहती हैं, लोग मेरे संग फ़ोटो खिंचाते हैं। क्या यार, आप भले ही आप एक प्रतिनिधि हैं, आज कोई भी सांसद होता है या आप तो एक सेलिब्रिटी भी हैं, तो हर कोई फोटो खिंचाता है, आप मना कर दो। आपके जितने आसपास पुलिस वाले होते हैं, आप तो पुलिस वालों पर प्रश्न उठा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर में आपके बाल खिंच गए। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी मर्यादा बनानी पड़ेगी। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना वो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा, आपसे लोग सीखते हैं। आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि मंदिर के अंदर आपके बाल खिंच गए? बहुत बुरा लगता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि ये मेरे साथ में हुआ है। उनका ये कहना था कि उनके यहाँ पर कोई काम करने वाले या उनके कोई रिलेटिव में हो सकता है, कोई जानकार हो सकते हैं, महाराष्ट्र से आए हुए थे, उन्होंने ऐसा कहा था। तो भैया मुझे जो मीडिया के थ्रू मालूम पड़ा था, मैंने तो वही बात बताई। अच्छा, अब आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ। ऐसा है कि हमारे जनप्रतिनिधि, उनको पता होना चाहिए ना उनको क्या बोलना है। अपनी भाषा पर तो वो रखें, क्योंकि थोड़ा काम है, मीडिया ने मुझे बताया, मैंने उसी हिसाब से मैंने वो जो सुना मैंने वो बोल दिया। मुझे पता हो ना कि क्या हो रहा है, आपको आकर खंडन करना चाहिए ना। यानी आपने कोई वीडियो ऐसा देखा नहीं था, केवल जानकारी? हाँ, जानकारी मिली तो मैंने बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको, चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ हुआ, आपको यहाँ की यदि कोई बात हुई है तो आप हम लोगों से आके बात करें, ना कि मीडिया में आके इन बातों को बोलें। आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी मर्यादा क्या है। आप एक मर्यादित व्यक्ति की तरह करें। या तो आपके संग जो अभी जगन्नाथपुरी में आपके संग हुआ है, इसलिए आप वहाँ की रिवेंज हम लोगों के साथ निकाल रही हो, तो बात अलग है। उनको जगन्नाथपुरी में सब वहाँ के पुजारियों ने बहिष्कार किया, क्या हम लोगों ने कभी बहिष्कार किया हो या कुछ बदतमीजी की हो तो बताइए। हम तो उनका साथ और देते हैं, हम उनको वोट देते हैं, हम बीजेपी से हैं, उसके बावजूद वो ऐसा कर रही हैं तो आपको कैसा बुरा लगेगा? चलिए वापस आते हैं व्यवस्थाओं को लेकर के। यहाँ के बंदरों की समस्या हो चुकी है, सबसे बड़ी समस्या है। वृंदावन के घाटों का अस्तित्व क्या रहा? आपने कितना बदलाव देखा है? वृंदावन का मूल स्वरूप जो है वो ही धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कुंज गलियों की, जब कॉरिडोर बनेगा कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन वर्तमान में यमुना भी हैं और यमुना के घाट भी हैं, लेकिन उनके बीच में रास्ता निकल रहा है। कैसा लगता है दृश्य देखकर? भैया बहुत दिल को आहत होती है, मगर मैं आपसे बहुत बड़ी बात करता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें, यमुना साफ़ होगी, यमुना साफ़ होगी, यमुना साफ़ होगी। यमुना साफ़ होने की जगह यमुना एक गंदा नाला बन गई है। मेरे पास कई भक्त हैं गुजरात के जो यमुना को साफ़ करना चाहते हैं और वो सरकार से पैसा भी नहीं चाहते, केवल प्रोटेक्शन चाहते हैं कि वो साफ़ करें, उनके संग कोई बदतमीजी ना करे। मैं कई बार दिल्ली जाकर जल संसाधन मंत्री जी से मिल चुका हूँ, लेकिन कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोई चाहता ही नहीं है कि इस देश में सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ चढ़ावा चढ़ाओगे तब तुम्हारा काम होगा। हम ये चाहते हैं कि हमको, यदि मैं बैठा हूँ ना, आप मुझे दीजिए, मैं करवाता हूँ वृंदावन की यमुना साफ। आप पर नहीं हो रही है, आपके पास चलिए और काम हो सकते हैं, मैं यमुना का ठेका मैं लेता हूँ, यमुना को साफ मैं करा कर देता हूँ। मेरे पास भक्त है, मेरे पास सब समाज है। अनंत जी, यमुना के नाम पर हाल ही में दिल्ली की बड़ी जीत मिली है बीजेपी को। ऐसे में मथुरा में कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें आप लोगों को? भैया देखो, यमुना हम लोगों की आराध्य है। भगवान कृष्ण के समय से यहाँ आज 2 ही चीज़ हैं, एक यमुना महारानी और दूसरे गोवर्धन पर्वत। यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप यमुना को यमुना बना रहने दें, ना कि उसको एक गंदा नाला बनाएं। आप लोगों ने यमुना को यमुना ना छोड़ के गंदा, आप आचमन नहीं कर सकते यमुना के अंदर। आपके सामने यहाँ तीर्थयात्री आता है, वो क्या देखता है कि नाला गिर रहा है यमुना में, क्या वो आचमन करेगा? अनंत जी, जिम्मेदार कैसे मानते हैं इसके लिए? क्योंकि जब लोग बाहर से आते हैं तो उनका कहना होता है कि मथुरा के लोगों ने क्या हाल कर दिया। जब भी यहाँ पर कई जन संदेश की बातें आती हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा ये कहना होता है कि हमने कभी भी, शायद आपने भी या मैंने भी, और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं दावा करता हूँ कि उन्होंने खुद अपने हाथों से कभी यमुना में न थैली डाली होंगी, न प्रदूषित कोई सामान ऐसा आपत्तिजनक जिससे कि यमुना प्रदूषित खुद डाला होगा। फिर ये यमुना में जब मैली होती है तो लोग कहते हैं कि हम ही करने वाले हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे पर? भैया इसके लिए भी जिम्मेवार हेमा मालिनी जी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं। आज यदि यमुना में कोई नाला डल रहा है तो वो मना करें, रोकें। शासन प्रशासन उनके हाथ में या हमारे हाथ में? आप मुझे दीजिए, मुझे बनाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, में दिखाता हूँ कैसे सफाई होती है, कैसे क्या व्यवस्था होती है। आप यहाँ से जाकर ना, एक शहर है उसका नाम है इंदौर जाकर देखिए। इंदौर हिंदुस्तान का पहला सबसे नीट एंड क्लीन शहर क्यों बन रहा है? आज से नहीं, 10-12 साल से बन रहा है। क्यों? वहाँ पर लोग चाहते हैं। अच्छा, वृंदावन के लोग क्या सफाई नहीं चाहते या सफाई करते नहीं हैं?
हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन क्या कि जिम्मेवारी होती है हेमा मालिनी जी की। हमारे जनप्रतिनिधि वो हैं, उनके पास शासन प्रशासन उनके हाथ में, नगर निगम उनके हाथ में, वो चाहें और उसको यमुना को साफ कराएं, उसके बाद वृंदावन की सफाई करें। वृंदावन में आप चल नहीं सकते हो, इतनी गंदी नालियाँ इतनी गंदी हो रखी हैं। एक और जनप्रतिनिधि जो कि मथुरा वृंदावन के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उनसे आपकी वार्ता अभी तक इस संबंध में हुई या नहीं? क्या पक्ष है उनका, क्या मानना है उनका? आपने उन्हें जानने का प्रयास किया या नहीं किया अभी तक? उन्होंने तो आश्वासन दिया है भैया कि मैं आप लोगों की बात को विधानसभा में उठा रहा हूँ, मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ। लेकिन आपसे बहुत बड़ी बात कहता हूँ, हमको सब दिलासे देते हैं, हम लोगों की सुनता कोई नहीं है। हमारी बात योगी जी तक पहुँच ही नहीं रही है। यदि उन तक पहुँचती तो वो आते, हमसे बात करते। अब आप कहेंगे कि कल उनके वो क्या नाम है इनका उनके सचिव जी आए थे, अवस्थी जी, लेकिन अवस्थी जी ने भी 2-4 लोगों को बुलाया और बैठकर बात कर और उसमें भी हंगामा हुआ है, समझे। उसमें भी कई लोग ऐसे, उनको मुझे पता लगा तो ऐसे लोग पहुंच गए, उन्होंने बताया कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको बाहर निकाल कर बंद करके पता नहीं लोगों के साथ क्या किया है क्या नहीं किया है। समझ नहीं आता है सरकार क्या चाहती है। लेकिन अब बात की जाए तो दिनेश मिश्रा जी जैसे गोस्वामी या मतलब यहाँ वृंदावन के निवासी हैं, उन्होंने समर्थन दे दिया है। राधा वल्लभ मंदिर जो प्रमुख महंत हैं हितरवंश के, उनके जो प्रमुख महंत जी हैं या उनके जो सेवायत हैं, उन्होंने समर्थन किया है कॉरिडोर बनने का। भैया एक बात बताता हूँ, दिनेश गोस्वामी जी वृंदावन में नहीं रहते, ठीक है। दिनेश गोस्वामी जी का घर नोएडा में और जयपुर में है। जो तातन लागे तातन जाने, वही इंसान समझ सकता है जिसके तन को लगती है। वो यदि यहाँ वृंदावन में रहें तो वृंदावन की हर चीज़ को समझ सकते हैं। लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, गंदगी है, तो वो जब रहेंगे तब उनको मालूम पड़ेगी। अब टीवी पर आकर तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। लेकिन राधा वल्लभ में जो मंदिर के महंत हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो यहीं के निवासी देखो, मैं आपसे हैं, एक बिल्कुल समीप ही हैं, बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 100 या 150 मीटर की दूरी होगी बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर की दूरी की। आपस में काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ एक और गोस्वामी समाज पूरा मिलकर विरोध कर रहा है, उनके समर्थन में तमाम हिंदुआई संगठन आ चुके हैं, तमाम तीर्थों के जो सेवायत हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो आ चुके हैं। ऐसे में वृंदावन में ही समीप के मंदिर के लोग विरोध करते हैं। भैया ऐसा है कि एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम किसको रोक सकते हैं। हर किसी का मुंह है, बोलना चाहता है, ठीक है। आज इस समय कॉरिडोर ना होकर ना, ये सब लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज बिहारी जी का नंबर है, कल राधा वल्लभ जी का भी नंबर है, परसों राधा रमन जी का भी नंबर है। यहाँ वृंदावन में 7 देवालय हैं, सबके नंबर हैं, चिंता ना करो जी। एक बड़ा सवाल, इस वक्त जो न्यास का गठन होने जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 11 लोग जो धर्माचार्य हैं प्रमुख, उनके नाम आएंगे और गोस्वामियों की संख्या मात्र 2 रखी गई है। ऐसे में वो कौन कौन से नाम संभावित हो सकते हैं जिनके नाम उस लिस्ट में 11 लोगों की में आ सकते हैं? आपके नज़रों में कोई ऐसे नाम हैं जो इसी वजह से चुप हैं कि कहीं उनका नाम उस लिस्ट में ना हो? देखो, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहता हूँ, ये सरकार का विषय है। मैं आपको नहीं बता सकता कि किस किस के नाम सरकार ने, क्योंकि सरकार के मन की ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपसे बहुत बड़ी बात करता हूँ, सरकार को जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, जो हमारी सेवा पद्धति के बारे में पता ही नहीं है, वो किसी और का गठन क्या करेगी और क्यों कर रही है। सबसे बड़ी, आप किसी और का गठन कर देंगे जो जिस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं है, तो वो हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएंगे। उनको ये पता है कि ठाकुर जी का भोग कब लगता है, क्या क्या ठाकुर जी को भोग लगता है, किस किस ऋतु में क्या लगता है, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, ठाकुर जी को कब कौन सी पोशाक पहनाई जाती है। तो ये हमारे यहाँ की रीतियाँ लोगों को पता नहीं है। तो जब तक हम लोगों का बहुमत नहीं होगा, जब तक हमारे लोग अधिक से नहीं होंगे, तो हम उनकी सेवा पद्धति कैसे कर पाएंगे। आप मुझे ये बताइए, 11 लोगों में से यदि न्यास की बात करते हैं तो 11 लोग के 11 लोगों में से केवल एक एसडीएम साहब को बनाइए, एक हमारे जो मंदिर के मथुरा मुंसिफ हैं, एक और आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दीजिए, किसने मना किए। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एक एसडीएम मथुरा रहेंगे, इसके अंदर डीएम साहब नहीं होंगे, एसएसपी साहब नहीं होंगे, लेकिन मैं एसडीएम साहब और उसके अलावा जो नगर निगम के हैं, आपको जिसको लाना है उसको लाइए, मैं पक्ष वो होगा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप हम लोगों को वो कर रहे हैं। आप हम लोगों से बात कीजिए, आप न्यास बनाना क्यों चाहते हैं। मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम लोगों की कमेटी है, सब कुछ है, हम लोगों को सेवा पद्धति आती है, तो हमसे बात करिए ना। आप किसी और से बात क्यों कर रहे हैं? या हम मंदिर को ना चला सकते हो तो बात है ना। आप तो पता नहीं केस किसी और का था, आपने बीच में हमको फंसा लिया। क्यों फंसा लिया? ऑर्डिनेंस पास कर लिया, हमको पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या कानून बन रहा है। हमको पता तो होना चाहिए ना क्या ऑर्डिनेंस बन रहा है। आज सरकार क्यों चुप बैठी हुई है? क्योंकि उसने हमको बिना बताए ऑर्डिनेंस ले आई और पास कर लिया। ये ऐसे चलिए, एक
सुझाव जो लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है, कमेंट्स के माध्यम से दिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जरा सी। कि लोगों का ये कहना है कि जो लोग दर्शन करने के लिए लाइनों में लगते हैं, तब तक वो लोग पहुंचते हैं, ठाकुर जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है क्योंकि भीड़ लगातार चलती रहती है। ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि क्यों ना कैमरे के माध्यम से लोगों को जगह जगह पर स्क्रीन के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन लाइव के माध्यम से करा दिया सके, जिससे कि लोग अगर लाइन में लगे भी रहें और वापस भी लौटना चाहें कि चलिए भीड़ में नहीं जाना चाहते हम लोग, तो लौट सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ इतनी हो जाती है आगे पीछे कि लोग चाहकर भी लौट नहीं सकते। मेरे भाई, इस बात को मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि ये हम सब लोग ना बैठकर बात करेंगे, बैठकर समझेंगे कि इस समय क्या ज़रूरत है, तभी मैं आपको इस बात का जवाब दे सकता हूँ कि मंदिर में कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए क्या लगेंगे, कैसे लगेंगे और कब लगेंगे, वो हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे। ऐसे नहीं हो ये सकता। केवल सुझाव है, ये केवल सुझाव है, क्या इस पर अमल कर सकते हैं? देखो, अमल तो हर चीज़ पर किया जा सकता है, जिससे जनता को सहूलियत दी जाए, हर बात पर सोचा जा सकता है। लेकिन बात मैं अकेला नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा बहुत परिवार जुड़े हुए हैं। उन सब परिवारों की राय लेकर ही कोई हमें व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरे करने से, अकेले से कुछ नहीं होगा। देखिए, एक आखिरी सवाल है कि लोगों ने कल कमेंट किया और खबरों पर ही कमेंट के माध्यम से एक मांग रखी है कि रास्ते में जिस वक्त वो लोग उस जो व्यवस्थाएं की गई है बैरिकेटिंग की, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ना तो निकल पाते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में यदि किसी को, जो कि इंसान का नेचर है, यानी कि मतलब बाथरूम वगैरह करना हो या किसी को उल्टी हो जाए, घबराहट हो जाए, तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प सामने आते हैं? क्योंकि रास्ते में कहीं भी उनको व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। ये हर तरफ से जो भीड़ का सैलाब बनाया जा रहा है ना, वो शासन की तरफ से बनाया जा रहा है। आप व्यवस्था लाइन से भेजिए ना, 2-2 4-4 आदमी भेजिए। आप 2-4 आदमी भेज ही नहीं पाते। आपने रेलिंग तो लगा दिया विद्यापीठ चौराहे तक, लेकिन रेलिंग के अंदर कोई आदमी आ नहीं रहा। और साइड आपके पास इतना आपके पास पुलिस प्रशासन है, उसको लगाइए ना। आप मंदिर के, हमारे पास इतने गार्ड्स हैं, उनको लगाइए, व्यवस्था बनाइए। आप जब एक्चुअली क्या है, जहाँ जगह है 4 आदमी की, आप 400 आदमी घुसेड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, आज आपने बात की है गार्ड की, और सुरक्षा गार्डों के कई वीडियो इस समय लगातार वायरल किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी नीति के या समझ लीजिए इस कॉरिडोर को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हों कि गोस्वामियों का कहीं ना कहीं विरोध भी हो। लेकिन लगातार वीडियो वायरल किया जा रहा है कि सुरक्षा गार्डों की द्वारा जो मारपीट की जा रही है, और ये सच्चाई है। आप जानते हैं इस बात को? मैं इस बात को जानता हूँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो कोविड का वीडियो है। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ ये वो वीडियो 2022 का है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बावजूद लगातार खबरें आती हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होते हैं। बहुत बड़ी बात कहता हूँ, इस समय मंदिर के जो गार्ड है बहुत सभ्य और बहुत सीधे हैं। और एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप पर सडनली, आपको हम यदि ऊपर मंदिर में बुला रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप ऊपर आइए, और आप सडनली हमारे गार्डों पे हाथ छोड़ दें, तो यार हाथ तो बांध कर वो भी नहीं बैठे। उनको सुरक्षा है, वो यदि वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी आपने कहा कि सुरक्षा गार्ड काफ़ी सभ्य हैं, और ऐसे में कल ही एक FIR हुई है जहां फर्जी गार्ड पकड़े गए हैं। वो गार्ड, एक मिनट, आप जो बहुत अच्छी बात कही आपने, वो गार्ड मंदिर के नहीं है, वो बाउंसर ग्रुप है, समझे? और बहुत अच्छा रहा वो आपने उठाया। आप एक्चुअली क्या है, वृंदावन की मर्यादा बहुत बाहरी तत्व बिगाड़ना चाहते हैं। बाहर के लोग, काफ़ी लोग वृंदावन को बदनाम करना चाहते हैं। कम से कम उस बात पर आप लोगों को ध्यान जाना चाहिए। वो यहाँ के गार्ड नहीं है, वो कोसी का और वहाँ के लड़के हैं। और ऑनलाइन कोई हरिओम ऐप है, वो लोग, उनको अधिकार किसने दे दिया? उनके खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए ना। उन्होंने 2800 रुपये 4 लोगों से ले लिए, 3 लोगों से 2100 रुपये ले लिए। वो लेने वाले होते कौन हैं? आप उनके खिलाफ कंप्लेन करिए। कल हम लोगों ने कंप्लेन करी है, तो वो रात को 2 लड़के पकड़े गए हैं। उसमें से वो होते कौन है? मुझे सबसे पहली बात तो ये बताइए, दर्शन कराने वाले होते कौन है? उनको अथॉरिटी किसने दी है? वो मंदिर के गार्ड नहीं है। मंदिर के गार्ड होते तो मैं कहता हाँ, वो मंदिर के गार्ड हैं दर्शन कराने के लिए। अच्छा, वो जिस 5 नंबर से आते हैं, वहाँ पर भी पूरा महकमा पुलिस का बैठा हुआ होता है। आप नहीं घुस सकते हैं, तो ये गार्ड कैसे, किस सेटिंग से घुस रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखा, आज कई मुद्दों पर हम लोगों ने बात की वृंदावन के ही अनंत बिहारी गोस्वामी जी से, जिनसे हमने जाना कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से यदि वृंदावन का मूल स्वरूप भी बचा रहे, जो संभावित कॉरिडोर कुछ समय के बनने के बाद में जिसकी चर्चाएं सब चल रही हैं, वो भी रुक सके। क्योंकि लोग एक बार फिर से इस बात के लिए चर्चा करने को तैयार हैं। और आपको बता दूं कि एक बार हाल ही में कहा गया है कि जब पूर्व में अध्यादेश आने के बावजूद वह वापस हो चुके हैं, तो ये भी हो सकता है, ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ पर
अलग अलग तीर्थ पुरोहितों के जो संगठन आए थे उनका ही कहना था कि 2 बार उन्होंने अध्यादेश को वापस कराया था। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद ये अध्यादेश निरस्त हो सकता है। अब देखना होगा कि गोस्वामियों की बात, व्यवस्थाओं की बात, आमूलचूल परिवर्तन की बातें यदि सरकार तक पहुंचती हैं और सरकार एक बार फिर से इन विषयों पर गोस्वामियों के साथ में चर्चा करने के लिए तैयार होता है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है, क्योंकि कल ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही एक विशेष सलाहकार मथुरा आए, अवनीश अवस्थी, उनसे मुलाकात होने के बावजूद भी प्रशासन तक अपनी बात गोस्वामी पहुंचाने में सफल नहीं हो सके। और शायद यही कारण रहा कि कल की वार्ता भी एक तरीके से बिल्कुल निष्फल रही, यानी कि उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सका। अब देखना होगा, लगातार कॉरिडोर की चर्चा चल रही हैं और ऐसी चर्चाएं हम लोग भी लगातार लोगों से करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।